मैं हूं अजय सिंह राजपूत और आप जुड़े हमारे YouTube चैनल सुपर मास्टर में। साथियों, इसके पहले हमने चर्चा की थी योजना आयोग के बारे में, और अगर आपने अभी तक हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और हमारे पुराने वीडियो देखिएगा। चैनल पे अगर नए हैं, जी हाँ साथियों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले एक काम तो करते चलिएगा जो आपका नैतिक दायित्व भी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज हम बात करने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पंचवर्षीय योजनाओं से आपके एक या दो या तीन, इससे कम तो प्रश्न पूछे ही नहीं जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हम चर्चा करने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत होती है वो उसका जो समयकाल है उससे कई बार प्रश्न बनते हैं। तो इसको आपको जानना चाहिए कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी वो 1951 से हुई थी और ये चली थी। तो चूंकि पंचवर्षीय योजना थी, 5 साल चलना था इसको, तो इसका जो समयकाल था वो 1951 से 1956 तक था। साथियों, इसको आपको ध्यान में रखना है, यहां से कई बार प्रश्न आया हुआ है। ठीक, तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय था वो 1951 से शुरू हुई थी और 1956 में समाप्त हुई थी। ठीक है, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इसका कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर आधारित थी। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हैरट डोमर मॉडल पर आधारित थी। जी साथियों, ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर आधारित थी, हैरट डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो इसको आपको नोट डाउन करना है और ध्यान में रखना है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हैरट डोमर मॉडल पर आधारित थी। फिर से देखो, और अगर हम इसके आगे बात करें तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका जो मुख्य ध्येय था, उसका जो मुख्य बिंदु था वो ये था कि इसमें कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। जी हाँ साथियों, कृषि क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी इसमें, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके पहले जब हम 1947 में आजाद हुए, योजना आयोग का निर्माण हुआ और योजनाएं बननी प्रारंभ हुई, तो सबसे पहले जो हमारे देश की मुख्य समस्या थी जिस पर हम सबसे ज्यादा डिपेंड थे उसी को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा ना, उसी पर सारी योजनाएं और सारा तंत्र फोकस किया जाएगा ना। हाँ, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है और यहां से आपको ध्यान में रखना है कि चूंकि अब हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, और जैसी पहली योजना बनी तो हमारी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो प्रश्न यहां से आपका बनेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक महत्ता प्रदान की गई थी या उच्च प्राथमिकता दी गई थी। ठीक, तो यहां से आपको ध्यान में रखना है। और कहीं कहीं साथियों यहां पर आपको ध्यान में यह भी रखना है कि लिखा रहता है कि किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान की गई थी, और जो ऑप्शन होते हैं आपके उसमें लिखा रहता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या इसी से संबंधित तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। तो वहां पर आपका प्राथमिक क्षेत्र सही होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका कृषि और कृषि से संबंधित अन्य जो कामकाज हैं वो प्राथमिक क्षेत्र पर ही आते हैं। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो उसमें जो है कृषि को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया था साथियों, तो उसको पूरा का पूरा प्राप्त कर लिया गया था। इस आधार पर हम इसको एक सफल पंचवर्षीय योजना कहेंगे। ठीक है, जो ये हमारी योजना थी, पहली योजना, ये सफल थी क्योंकि जो निर्धारित लक्ष्य था वो निर्धारित किया गया था लगभग 2.1%। जो विकास दर का निर्धारण हुआ था कि हमें अपनी इस योजना में जो जीडीपी के सापेक्ष इतनी विकास दर हासिल करनी है। लेकिन वास्तव में जब इसके आंकड़े हुए, कैलकुलेशन हुआ, तो एक चौंकाने वाले आंकड़े थे, क्योंकि जितना निर्धारित था उससे कहीं आगे लगभग 3.6% के आसपास हमने विकास दर हासिल की थी। तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस पूरे तंत्र ने कितनी ईमानदारी और कर्मठता से काम किया होगा, तभी हमने ये जो विकास दर है वो हासिल कर पाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों और बात करते हैं पंचवर्षीय योजना के अगले बिंदु पर। तो अगला बिंदु इसका यह है कि जो इस योजना पर जोर दिया गया था वो यह था कि खाद्य संकट का निदान कैसा हो।
जी हाँ साथियों, खाद्य संकट के निदान से क्या आशय है? तो इसका आशय यह है कि चूंकि हम आजाद हुए थे, हमारे पास उतने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, एग्रीकल्चर करने के उतने अच्छे तौर तरीके नहीं थे, तो हम क्या था कि अपने खाद्यान्न को लेकर दूसरे देशों पर निर्भर थे। जी हाँ साथियों, हमें क्या था कि अनाज, दालें, तिलहन आदि बहुत सारी चीजों का बाहर से आयात करना पड़ता था। तो यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा था कि हमें सबसे जो मूलभूत आवश्यकता है लोगों की, भोजन, उसमें तो कम से कम आत्मनिर्भर हो ही जाए। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया था, उस बात पर भी जोर दिया गया था कि हम खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर हो जाए। ठीक है, और अगले बिंदु की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि आधारभूत संरचना। जी हाँ साथियों, आधारभूत संरचना से आशा यह है कि जो एक प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में होना चाहिए, सड़कें हैं, बिजली है, उद्योगों के लिए जो थोड़ी बहुत चीजें जरूरत होती हैं, उसकी भी बात पंचवर्षीय योजना में की गई थी। क्योंकि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना मूलभूत ढांचे के निर्माण के हम विकास पथ पर आगे निरंतर नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो है आधारभूत संरचना पर भी इसमें जोर दिया गया था। और अगर हम आगे बात करें तो समाज में अमीरी गरीबी की खाई को दूर करने के लिए, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो समाज में दो पक्ष बने हुए थे। एक ऐसा पक्ष था जिसमें मुट्ठी भर लोग थे और वो अमीर थे, अमीर घरानों से थे, और जो अधिकांश जनता थी वो उसके आगे रोजी रोटी तक का संकट था। जी हाँ साथियों, तो उसको क्या है कि ये जो बीच में खाई थी, इसको पूरा करने के लिए, उसको पाटने के लिए क्या हुआ कि आर्थिक आत्मनिर्भरता और एक तरह से आर्थिक विषमता को दूर करने की बात जो है पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो ये रहे महत्वपूर्ण कुछ बिंदु। एक तरह से हम इसमें अगर दोबारा मुख्य बिंदुओं पर फोकस करें तो आपको एक बार हम और रिवाइज करवा देते हैं कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी तो इसका समय 1951 यानी 1951 से 1956 तक होता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि यह योजना हैरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपका होने वाला है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो यह है कि इसमें कृषि क्षेत्र को सर्वाधिक सबसे ज्यादा महत्ता प्रदान की गई थी। तो चलिए साथियों, अभी आपने देखा ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में, और अब हम जानने वाले हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। जी हाँ साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहला बिंदु जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना में आया था कि इसका टाइमिंग क्या है, तो इसी तरह जैसे ही प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त होती है वैसे ही दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हो जाती है। ठीक, तो हमने जैसा कि पहली वाली योजना में जाना था कि 1951 से 56 तक जो है जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो चलती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त होती है तो फिर वहां से दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हो जाती है। ठीक, तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना की टाइमिंग है वो है 1956 से 1961 तक। जी हाँ साथियों, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की टाइमिंग है वो है 1956 से 1961 तक। इसको आपको याद में रखना है, इसको नोट डाउन करना है, क्योंकि पहला प्रश्न तो आपका यहीं से बनेगा। ठीक, तो जो क्योंकि प्रश्न ऐसे बनेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय कब से है, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, ठीक, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब तक चली थी। तो ये चीज अगर आप ध्यान में रखते हैं तो इससे 2-3 प्रश्न तो आपके वैसे भी बन गए कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो 1956 से 1961 तक थी। ठीक, दूसरे बिंदु की अगर हम बात करें तो दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि किस मॉडल पर आधारित थी। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी साथियों तो वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। जी हाँ दोस्तों, इसको आपको अंडरलाइन कर लेना है, और अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, और अगर चैनल में नए हैं आप तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथियों। देखिए, जो पीसी महालनोबिस थे ये इन्होंने जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया था। तो दूसरा बिंदु तो आपका महत्वपूर्ण ये हो गया। अगला जो बिंदु है तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है तो जिस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि और कृषि से संबंधित विकास पर उसमें सबसे ज्यादा जोर दिया गया था, उसी तरह जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसमें औद्योगिक विकास यानी उद्योगों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी। जी हाँ साथियों, ध्यान रखना है आपको कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसमें सबसे ज्यादा फोकस किया गया था वो उद्योगों यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि द्वितीय क्षेत्र,
पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया था। तो देखिए मैंने यहां पर भी दिखा रखा है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें उद्योगों के विकास को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़े तो हम बात करते हैं कि अगला बिंदु इस पंचवर्षीय योजना से क्या हो सकता है, कहां से प्रश्न बन सकते हैं। तो अगला महत्वपूर्ण बिंदु साथियों ये है कि इसमें समाजवादी समाज की स्थापना की गई थी। जी हाँ साथियों, तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें समाजवादी समाज की स्थापना पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया था। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगले बिंदु की तरफ बढ़े तो जिस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना को हम एक सफल योजना कहते हैं, क्योंकि जितना विकास दर निर्धारित किया गया था उतना प्राप्त कर लिया गया था, उसी तरह इस योजना को भी हम पूर्ण रूप से सफल योजना कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो निर्धारित विकास लक्ष्य था वो 4.5% का रखा गया था, और जो प्राप्ति हुई थी हमें जो जितना निर्धारित था उसके बाद जब हमने लास्ट में कैलकुलेशन किया तो उसकी जो प्राप्ति हुई थी वो लगभग 5.27% के आसपास, और ये कहीं कहीं 5.5 से ज्यादा भी आपको पढ़ने को मिलेगा, तो हुई थी। तो एक तरह से इस योजना को भी हम सफल योजना कहेंगे, क्योंकि जितना निर्धारित विकास लक्ष्य था उतना हमने प्राप्त कर लिया था। ठीक है, आगे बढ़े और अगला बिंदु है कि इसमें इस योजना को एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है। ये पिछली परीक्षाओं में मैंने देखा, वहां से मैंने ये टॉपिक उठाया कि एक ये बिंदु उठाया कि इस योजना को हम भौतिकवादी योजना के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ साथियों, उसमें एक लाइन का साफ साफ प्रश्न आया हुआ था कि किस पंचवर्षीय योजना को भौतिक योजना के नाम से जाना जाता है या भौतिकवादी योजना के नाम से जाना जाता है। तो दूसरी ही पंचवर्षीय योजना थी आपकी जिसको भौतिकवादी योजना भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सेकेंडरी सेक्टर को सबसे ज्यादा फोकस किया गया था, उद्योग क्षेत्र को सबसे ज्यादा महत्ता प्रदान की गई थी, इसलिए इसको भौतिकवादी योजना कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये बिंदु बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी यही जो है भौतिकवादी योजना के नाम से भी जानी जाती है। ठीक, आगे बढ़े तो जो तीसरा सबसे और एक तरह से देखा जाए तो अंतिम सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस योजना में ही राउरकेला और भिलाई और दुर्गापुर में जो लौह संयंत्रों की स्थापना हुई थी, जो रूस की सहायता से हुई थी, वो इसी पंचवर्षीय योजना में हुई थी साथियों। तो यहां से आपको ध्यान रखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में लौह संयंत्र की स्थापना होती है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही हुई थी। साथियों, ये तो रही 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हमने बात की, और इसके आगे हम अगले वीडियो में जानेंगे। अभी तक आप लोगों ने जो कंटेंट हमसे ग्रहण किया है, जो देखा है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। और आप ये भी देख सकते हैं कि इससे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं में भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए सुपर मास्टर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमारी सारी टीम आपको बेहतरीन कंटेंट प्रदान करने की भरपूर कोशिश करती रहेगी। जय हिंद साथियों, टेक केयर।